फौज का एक जनरल रेलवे स्टेशन पर खड़ा है। सामने ट्रेन है जिसमें कुछ डब्बे लादे जा रहे हैं। आखिरी डिब्बा लोड करते ही ट्रेन को झंडी दिखा दी जाती है। ट्रेन रवाना होती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए। ये नज़ारा देखकर फौज का जनरल सिर झुका लेता है। उसके मुंह से दबी आवाज़ में कुछ शब्द निकलते हैं। वेल दैट्स इट, वी आर सिविलियंस नाउ, यानी आज से हम सिविलियन हो गए। ये किस्सा साल 1996 का है। यहाँ से सीधे 2025 में आएंगे तो जिस जनरल के मुंह से ये बात निकली थी, आज उसके देश का हर नागरिक फौजी बनने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की। रूस यूक्रेन युद्ध क्यों हुआ, इस सवाल का तमाम पहलुओं से विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन इस सवाल का एक महत्वपूर्ण सिरा जुड़ा है 29 साल पहले ट्रेन पर लादे गए उन डिब्बों से जो यूक्रेन से बाहर भेज दिए गए। क्या था इन डिब्बों में? 1991 में सोवियत विघटन के बाद कई देश बने, इन्हीं में से एक यूक्रेन भी था। सोवियत संघ के बंटवारे के दौरान यूक्रेन के हिस्से हथियारों की एक ऐसी खेप आ गई जिसने यूक्रेन को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर बना दिया। 176 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, 1900 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड, 33 बड़े बमवर्षक विमान। ये ब्यौरा है यूक्रेन के न्यूक्लियर जखीरे का। आज इस जखीरे का एक भी परमाणु वॉरहेड यूक्रेन के पास होता तो रूस की हमला करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन यूक्रेन ने ट्रेन पर लाद कर तमाम न्यूक्लियर वेपन्स रूस के हवाले कर दिए। क्यों? यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार आए कहां से, और ये हथियार रूस को क्यों दे दिए गए, और कैसे 32 साल पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को इसी तरह मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जैसा आज कर रहे हैं। ये पूरी कहानी जानेंगे अलिफ लैला के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, कहानियां आदम से एआई तक। जनवरी 1992 की बर्फीली सुबह थी। यूक्रेन की राजधानी कीव के एक सैन्य हेडक्वार्टर में अचानक कुछ लोग आ धमकते हैं। मॉस्को और कीव के बीच एक कम्युनिकेशन लाइन थी जो काट दी जाती है। इसके बाद फिर कमरे में एक और शख्स दाखिल होता है, यूक्रेन के रक्षा मंत्री जनरल कोस्तांतिन मोरोजोव। मोरोजोव आदेश देते हैं कि फौज का एक भी कमांडर रूसी नहीं हो सकता। 7,50,000 सैनिक जो एक दिन पहले तक सोवियत संघ के सैनिक थे, अब यूक्रेन के प्रति वफादार थे। सोवियत विघटन में यूक्रेन को सिर्फ फौज ही नहीं मिली। यूक्रेन का एक शहर है पेर्वोमाइस्क। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका लगातार इस शहर पर नजर बनाए रखता था। कहने को यह सोवियत संघ की 43वीं रॉकेट आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन असल में ये एक सीक्रेट न्यूक्लियर बेस था जहां जमीन के अंदर खेतों के नीचे परमाणु मिसाइलों के बंकर और लॉन्च साइलो बने हुए थे। RT-23 नाम की एक सोवियत मिसाइल यहाँ तैनात रहती थी जिसे मोलोडेट्स भी कहते थे। मोलोडेट्स यानी जवान आदमी। ये मिसाइल इतनी ताकतवर थी कि एक बार में न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस जैसे 10 अलग अलग शहरों को निशाना बना सकती थी। ये तमाम न्यूक्लियर हथियार सोवियत विघटन के बाद यूक्रेन के हिस्से में आए, उसके कब्जे में रहे। हालांकि दिलचस्प बात यह रही कि इनके लॉन्च कोड्स अभी भी मॉस्को के पास थे और मॉस्को यानी रूस किसी भी हालत में इन्हें वापस हासिल करना चाहता था, इन मिसाइल्स को, वॉरहेड्स को। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए रूस 1991 से ही कोशिश कर रहा था। दिसंबर आया 1991 का। फिर कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में एक मीटिंग हुई। यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान और रूस के लीडर एक साथ बैठे। मकसद था सोवियत यूनियन के मिलिट्री हथियारों का बंटवारा। ये किसी बड़े परिवार के बंटवारे जैसा ही था जहां हर मेंबर अपने हिस्से की चीज मांगता था। रूसी ऑफिसर्स का कहना था कि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ रूस के पास होने चाहिए, लेकिन यूक्रेन वालों का तर्क था कि जो हथियार हमारी जमीन पर हैं वो तो हमारे होंगे। काफ़ी गहमा गहमी के बाद अंत में एक समझौता हुआ। 1992 में यूक्रेन ने रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान के साथ लिस्बन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसके तहत इन देशों को अपने परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करनी थी। लेकिन चंद महीने बाद ही यूक्रेन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने रूस की चिंता बढ़ा दी। यूक्रेन की संसद में काफ़ी बहस के बाद सरकार ने न्यूक्लियर वेपन्स को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद रूस ने प्रेशर टैक्टिक्स का सहारा लिया। न्यूक्लियर वेपन्स की देखरेख का एक्सपीरियंस मॉस्को के ही पास था। उन्होंने मदद देने से आनाकानी करनी शुरू की। साल 1993 पर आइए, रूस के जनरल ID सर्गेव पेर्वोमाइस्क पहुंचे। न्यूक्लियर डिपो का जायजा लेने का मकसद उन्होंने बताया।
उन्होंने वहां का नज़ारा देखा तो हैरान रह गए। 50 बम रखने वाले डिपो में 240 बॉम्ब्स ठूसे हुए थे। मॉस्को और यूक्रेन दोनों के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम थी। रूस को कैसे भी हथियार वापस चाहिए थे, वहीं यूक्रेन को डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। साल 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर हादसा हुआ था। चेर्नोबिल आप जानते ही हैं, प्रिप्यात में है, यूक्रेन में। कीव से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। यूक्रेन को जल्द से जल्द न्यूक्लियर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम का हल चाहिए था। न उनके पास तकनीक थी और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पैसे भी नहीं थे। 1993 की गर्मियों में यूक्रेन में महंगाई का बुरा हाल था। 6 महीने तक हर महीने चीज़ों के दाम डबल होते रहे। दिसंबर में सिर्फ एक महीने में 93% महंगाई बढ़ी। करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि $1 के बदले 38,000 यूक्रेनी करेंसी देनी पड़ती थी। दूसरी तरफ रूस, जिसने अब तक साम दाम दंड भेद कूटनीति के जो 4 हथियार हैं उनमें से सिर्फ एक का इस्तेमाल किया था, उसने अब दूसरा हथियार आजमाना शुरू किया। 1993 के आखिरी महीनों में एक मीटिंग हुई। जगह थी क्रीमिया के समंदर के तट पर मसांद्रा का एक हंटिंग लॉज। ये जगह कभी सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन के लिए बनाई गई थी। रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक दोनों ने मसांद्रा में मुलाकात की। येल्त्सिन ने ऑफर दिया कि अपने परमाणु बम हमें दे दीजिए, काले सागर के जहाज़ों पर दावा छोड़ दीजिए और हम $2.5 अरब का कर्जा माफ़ करवा देंगे। सच्चाई यही थी। सोवियत विघटन के बावजूद यूक्रेन रूस पर निर्भर ही था। हर महीने चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे थे और रूस नकेल पर नकेल कसता था। मीटिंग के जस्ट बाद ही रूस ने यूक्रेन को दी जाने वाली गैस सप्लाई में 25% की कटौती भी कर दी। गैस की सप्लाई कट होने में हिंदुस्तान में हमें नहीं समझ में आता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो ठंडे मुल्क हैं वहाँ घरों की हीटिंग के लिए गैस की बड़ी ज़रूरत होती है। जनता अभी भी न्यूक्लियर हथियार छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। इतना प्रेशर पड़ने के बाद, गैस कटने के बाद यूक्रेन में राजनेताओं का एक धड़ा रूस पर बिल्कुल भरोसा करने को तैयार नहीं था और मामला अधर में लटकते जा रहा था। लेकिन फिर इस खेल में एंट्री हुई उन्हीं की जिनकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है, अमेरिका। सोवियत विघटन के बाद अमेरिका इकलौती महाशक्ति रह गया था। 1990 का दशक वो दौर था जब अमेरिका तमाम देशों पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने का जो दस्तावेज तैयार किया गया, जो संधि तैयार की गई थी, उस पर साइन करने का दबाव बनाता था। हमको भी प्रेशर दिया था। एग्जाम्पल के लिए 1998 में भारत और पाकिस्तान ने जब परमाणु परीक्षण किए तो उन पर तमाम पाबंदियां लगा दी गईं। इसी प्रकार 1991 में सोवियत विघटन के बाद जैसे ही यूक्रेन के परमाणु हथियारों की बात सामने आई, अमेरिका फौरन एक्टिव हुआ। साथ ही ब्रिटेन जैसे देशों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। अमेरिका और रूस की अदावत आप जानते हैं, जग जाहिर है। ऐसे में ये सोचना कठिन है कि अमेरिका यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ देता, लेकिन अमेरिका और रूस की इक्वेशन कभी इतनी सिंपल रही नहीं जितनी दिखती है। 1970 के दशक का एक आपको किस्सा बताते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर और सोवियत राजनयिक अनातोली दोब्रिनिन के बीच परमाणु हथियारों पर बात चल रही थी। मीटिंग कई दिनों तक चलती रही, जिससे दोनों तंग आ रहे थे। ऐसे में एक रोज़ किसिंजर ने दोब्रिनिन से कहा कि चलिए एक शतरंज के खेल से फैसला किया जाता है। सोचिए, बड़ी बड़ी बातें चेस पे डिसाइड हो रही हैं। दोब्रिनिन ने जवाब दिया कि डॉक्टर किसिंजर, चेस खेला जा सकता है, लेकिन खेलने से पहले हमें रूल्स पर सहमत होना होगा और मुझे लगता है उसमें भी उतना ही वक्त लगेगा जितना इस मीटिंग में लग रहा है। किस्से का लबुलवाब ये कि अमेरिका और रूस के बीच मामला पेचीदा था। अमेरिका रूस को कमज़ोर करना चाहता था, लेकिन एक लिमिट तक। जंगली जानवर को अगर आप ज़्यादा डरा देंगे तो फिर वो हमला कर देता है। अमेरिका को इसी बात का डर भी था कि जो जगलर वेन है उसको नहीं काटना है रूस की। अब कहानी को ज़रा रोककर आप इस पूरे घटनाक्रम की वर्तमान से तुलना कीजिए। आज जो कुछ हो रहा है, कहा जा सकता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज भी यूक्रेन मजबूर है। आज भी यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि रूस पर भरोसा नहीं कर सकते। यूक्रेन का एक और पड़ोसी देश है जॉर्जिया, रूस की टेढ़ी नज़र का शिकार होने वाला ये पहला एक्स सोवियत स्टेट है। 2008 में जॉर्जिया पर हमला कर रूस ने उसके कुछ इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक वैसे जैसे अभी यूक्रेन के साथ हो रहा है। इत्तेफाक आप देखिए कि 1993 में यही जॉर्जिया था जो यूक्रेन को आगाह कर रहा था। किस्सा है कि जॉर्जिया के राष्ट्रपति एडवार्ड शेवनादजे और यूक्रेन के राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक के बीच एक प्राइवेट मीटिंग हुई। क्रावचुक ने अपनी परेशानी बताई कि यूएस और रूस दोनों ही हम पर परमाणु हथियार छोड़ने का प्रेशर डालते हैं।
शेवरनाथ सिंह ने क्रावचुक से कहा कि देखिए, मेरी सलाह तो यही है कि आप बस एक परमाणु मिसाइल अपने पास रख लीजिए, सब दीजिए, एक रखिए। क्यों रख लीजिए एक मिसाइल? क्योंकि आज तो येल्सिन है, लेकिन इनके बाद कौन आएगा किसी को पता नहीं। वैसे सबको पता है कि कौन आएगा, लेकिन ये आधा मजाक और आधी गंभीर सलाह तो थी। शेवरनाथ सिंह को पता था कि रूस हमेशा खतरा रहेगा। यूक्रेन भी इस बात को जानता था, लेकिन अमेरिका के वादे पर वो फिसल गया। 1993 के आखिर में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट अल गोर यूक्रेन पहुंचे और एक नया फॉर्मूला दिया। अमेरिका यूक्रेन को पैसे देगा, रूस यूक्रेन को न्यूक्लियर फ्यूल देगा और यूक्रेन अपने परमाणु बम दे देगा रूस को। सब खुश। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि कुछ चीज़ें रखी गई सीक्रेट। यूक्रेन नहीं चाहता था कि लोगों को पता चल जाए कि वो सारे बम देगा। इससे देश में विद्रोह खड़ा होने का डर था। हमने बताया कि पब्लिक ओपिनियन इसी तरह की थी कि सब मत दो। वहीं रूस नहीं चाहता था कि यूरेनियम के पैसे जाहिर किए जाएं कि कितना खर्च, वरना बेलारूस और कजाकिस्तान जैसे दूसरे जो एक्स सोवियत स्टेट्स हैं वो भी मांगने लगेंगे। तो ये पॉइंट्स पब्लिक एग्रीमेंट से हटाकर प्रेसिडेंट्स के प्राइवेट लेटर्स में डाले गए। एक और मजेदार पेश था। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के लॉयर्स ने एक चालाकी की। वो सिक्योरिटी गारंटी और सिक्योरिटी अश्योरेंस के बीच अंतर बताने लगे। यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी मांगता था, जिसका मतलब होता कि अगर कोई यूक्रेन पर हमला करे तो जो गारंटी दे रहा है उसकी रक्षा करने के लिए फौज भेजे, बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 की तरह। लेकिन अमेरिका उसे सिर्फ सिक्योरिटी अश्योरेंस देना चाहता था, यानी बस ये वादा कि यूक्रेन के बॉर्डर का हम सम्मान करेंगे, करवाएंगे। किस लेवल का गेम हुआ है आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अंत में डॉक्यूमेंट के रूसी और अंग्रेजी वर्जन में अश्योरेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यूक्रेनी वर्जन में सिक्योरिटी गारंटी का इस्तेमाल किया गया। न्यूक्लियर हथियारों के ट्रांसफर के लिए 1994 में एक डील हुई। यूक्रेन अपने सारे परमाणु हथियार रूस को सौंप देगा और नॉन न्यूक्लियर स्टेट के रूप में एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत भी करेगा। और बदले में यूक्रेन को मिलेंगी 4 चीज़ें। सिक्योरिटी अश्योरेंस यूक्रेन को बताया गया, सिक्योरिटी गारंटी रशियंस को और अमेरिकन को बताया गया सिक्योरिटी अश्योरेंस। यानी क्या? अमेरिका और रूस यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और बॉर्डर का सम्मान करेंगे। यूक्रेन को इस यूरेनियम की कमर्शियल वैल्यू के बराबर कॉम्पेंसेट किया जाएगा। अमेरिका अलग से यूक्रेन को 17.5 करोड़ डॉलर देगा। उस टाइम बड़ा अमाउंट था। यूक्रेन के लिए वेस्ट के दरवाजे खुलेंगे। अब इस पूरे खेल पर, इस पूरे अग्रीमेंट पर 4 मुल्कों के साइन थे, यूक्रेन, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका, रूस और यूके ने वादा किया कि वो यूक्रेन की सॉवरेनिटी और बॉर्डर का सम्मान करेंगे, इकोनॉमिक प्रेशर या मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और यूक्रेन पर कभी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। अब सवाल ये कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन के साथ समझौता किया तो वो रूस के खिलाफ युद्ध में सीधे मदद को क्यों नहीं आता? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हर शब्द के खास मायने होते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ जो डील की उसमें सिक्योरिटी गारंटी के बदले सिक्योरिटी अश्योरेंस टर्म का इस्तेमाल किया। दूसरा, यूक्रेन, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने जिस समझौते पर साइन किए उसे एग्रीमेंट नहीं, मेमोरेंडम नाम दिया गया। बुडापेस्ट मेमोरेंडम से आशय ये कि ये डॉक्यूमेंट बाइंडिंग नहीं होगा। लिहाजा आप देखेंगे कि अमेरिका कभी यूक्रेन को सीधे तौर पर मदद नहीं देता। बड़े हथियार या बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजे जाते, न अमेरिका की तरफ से न ब्रिटेन की तरफ से। ये लोन्स पास करते हैं, आर्टिलरी के शेल्स चले जाएंगे, कुछ गन्स चले जाएंगी। अगर जेट्स देने तो कोई और देगा और उनको फिर अमेरिका देता है। अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि प्लेयर सिर्फ इतने हैं। सिर्फ ये 2 देश इस मेमोरेंडम का हिस्सा नहीं थे, ब्रिटेन और अमेरिका। समझौते को मजबूती देने के लिए फ्रांस और चीन, यानी कि बची हुई 2 न्यूक्लियर पावर जो तब थी, उन्होंने यूक्रेन को अलग से अश्योरेंस स्टेटमेंट्स भेजे थे। कहानी हालांकि यहाँ ख़त्म नहीं हो पाई। रूस न्यूक्लियर हथियार तो खरीद सकता था, लेकिन हथियारों के बेड़ों में सिर्फ यही चीज़ें तो नहीं थी। कई ऐसी चीज़ें थी जिनकी कीमत चुकाने के लिए रूस के पास भी पैसा नहीं था। ऐसे में बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर के अगले 2 सालों में कई ऐसी दिलचस्प घटनाएं हुई जिन्होंने रूस यूक्रेन रिश्तों के भविष्य की आहट आपको देनी शुरू कर दी थी। साल 1994 की बात है। रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए। न्यूक्लियर वेपन जैसा गंभीर मसला टेबल पर था, लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी सुर्खी बनी येल्सिन का पिज्जा प्रेम। हुआ यह कि एक रात सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने येल्सिन को अपने अंडरवे में वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर पाया। येल्सिन थोड़ा सोमरस के बड़े शौकीन थे। खैर, नशे में टैक्सी बुलाने की कोशिश कर रहे थे। जब पूछा गया तो येल्सिन बोले कि मुझे किसी हाल में अभी के अभी पिज्ज़ा चाहिए। हैरान एजेंट्स ने उन्हें बड़ी मुश्किल से वापस गेस्ट क्वार्टर्स में पहुंचाया। अब दिलचस्प बात पर आइए। इसकी अगली रात एक बार फिर वही घटना हुई। येल्सिन नशे की हालत में एक बार फिर रफू चक्कर हो गए। ख्वाहिश इस बार भी वही थी, पिज्ज़ा। येल्सिन अमेरिका की मेहमान नवाजी का फ़ायदा उठा रहे थे, वहीं यूक्रेन के लिए दिक्कतें
वहीं की वहीं थी। वो न्यूक्लियर वेपन देने को राजी तो हो गया, लेकिन हथियारों के अलावा न्यूक्लियर सिस्टम से जुड़ी ऐसी तमाम चीज़ें थीं जिन्हें नष्ट किया जाना था। अमेरिका, रूस और दुनिया का दबाव था कि यूक्रेन परमाणु हथियार भी छोड़े और वो प्लेटफॉर्म भी छोड़े जो न्यूक्लियर अटैक के लिए बने थे, लेकिन यूक्रेन के पास उसका भी जरिया नहीं था। 1994 की शुरुआत में यूक्रेन ने अमेरिका से एक अजीब सी शॉपिंग लिस्ट मांगी। क्रेन, जीप, ट्रक्स की बैटरीज, पावर सॉ और 2200 टन पेट्रोल और हाइड्रोलिक ऑयल। ये लिस्ट देखकर अमेरिकी ऑफिसर हैरान हुए कि भाई ये क्या है। उन्होंने सोचा था कि यूक्रेन को हाईटेक न्यूक्लियर डिसमेंटलमेंट किट चाहिए होगी, लेकिन यूक्रेन को तो बेसिक टूल्स चाहिए थे। क्यों? क्योंकि परमाणु मिसाइल्स के साइलों तक पहुंचने के लिए भी उनके पास सही सामान नहीं था। यूक्रेनी सैनिक पुराने जंकयार्ड से स्पेयर पार्ट्स ढूंढकर लाते थे। न्यूक्लियर टेक के अलावा यूक्रेन के लिए एक बड़ी सरदर्दी थी 19 Tu-160 बॉम्बर विमान। सोवियत एयरफोर्स का सबसे बड़ा शोपीस यही था। हर विमान की कीमत थी $30 करोड़। इन्हें व्हाइट स्वॉन कहा जाता था। विमान इतने बड़े थे कि एक बार में 12 न्यूक्लियर मिसाइल्स को ले जा सकते थे। इन्हें भी यूक्रेन अपने पास नहीं रख सकता था। अब बड़ा सवाल था कि इन विमानों को लेगा कौन। एक ही पॉसिबल कस्टमर था, रशिया। यूक्रेनी अफसर इन विमानों की कीमत पर रूस से बार्गेनिंग करते रहे। कुछ ऑफिसर्स ने सोचा कि क्या इन्हें पार्ट्स में बेचा जा सकता है, ईरान को, चीन को, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने मना कर दिया। नतीजा क्या हुआ? ज़्यादातर बॉम्बर स्क्रैप में बदल गए। इन महंगे विमानों का अंत सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कोई कस्टमर ही नहीं था। अगर ये सब यूक्रेन के पास रहते तो आगे चलकर एक ताकतवर फोर्स का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन अमेरिका की आर्म ट्विस्टिंग और मीठे वादों पर भरोसा कर यूक्रेन ने सब कुछ त्याग दिया। बदले में क्या मिला? सूरजमुखी के कुछ फूल। जून 1996 में यूक्रेन के आखिरी परमाणु वॉरहेड रूस को भेज दिए गए। इसके बाद पेर्वोमाइस के एक डीकमीशन ICBM साइलो में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के अधिकारी इकट्ठा हुए। उनके हाथ में फावड़े थे, पानी के कैन थे। सब ने मिलकर साइलो की मिट्टी पर सूरजमुखी के बीज रोपे। इन बीजों से सूरजमुखी के फूल निकले। इन्हें पोस्ट कोल्ड वॉर की आइकॉनिक इमेज के रूप में प्रसारित किया गया। लेकिन फूल सिर्फ फूल होते हैं, मौसम की मेहरबानी पर आश्रित होते हैं। फूल अगर इस गलत फहमी में रहे कि मौसम सदा एक सा रहेगा, तो कभी न कभी उनका असलियत से सामना हो जाता है, जैसा यूक्रेन के साथ हो रहा है। पेर्वोमाइस्क में जैसे ही पहला बसंत गुजरा, मॉस्को के गलियारों में एक नया नाम गूंजने लगा, व्लादिमीर पुतिन। इसी के साथ अलिफ लैला की ये किस्त ख़त्म होती है। कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इसे कमल ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।